और अब बात करते हैं सियासत बेहिसाब अंडरवर्ल्ड के नवाब। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने एक के बाद एक विस्फोटक धमाके किए हैं, विस्फोट किया है, हमले बोले हैं नवाब मलिक पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब से थोड़ी देर पहले मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के बीच कनेक्शन का खुलासा किया है, दावा किया है। और देवेंद्र फडणवीस का दावा यह है कि नवाब मलिक के परिवार की कंपनी सॉलिडस ने 1993 मुंबई बम धमाके के दोषी सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल से सस्ते दामों में जमीन खरीदी। फडणवीस ने बताया है कि सरदार शाह वली खान 93 बम धमाके का गुनहगार है और उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। सरदार शाह पर टाइगर मेमन के साथ फायरिंग में शामिल होने, स्टॉक एक्सचेंज और बीएमसी में बम रखने से पहले रेकी करने और गाड़ियों में आरडीएक्स भरने का जुर्म साबित हुआ है। फडणवीस के मुताबिक जिस दूसरे आदमी सलीम पटेल से जमीन खरीदी गई और पैसे दिए गए वो दाऊद का सहयोगी है और सलीम पटेल दाऊद की बहन हसीना पार्कर का ड्राइवर था और उसी के नाम पर अंडरवर्ल्ड की जमीन की खरीद फरोख्त किया करता था। इस रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। मरियम भाई ब्यूरो ऑफ गोवा वाला, मुंदिरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। दो कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। सलीम पटेल है, ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पार्कर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। और आगे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप यह भी लगाया कि 2003 में मंत्री रहते नवाब मलिक ने अरबों की जमीन महज 30 लाख रुपए में अपने नाम करवा ली और इस मामले में सलीम पटेल के खाते में 15 लाख और सरदार के खाते में 5 लाख रुपए दिए गए, जबकि बाकी पैसे बाद में देने की बात की गई। फडणवीस ने यह भी कहा कि जमीन की डील 2003 में शुरू हुई थी और 2005 में पूरी हुई। 2005 से पहले एक दूसरे मामले में फंसने के चलते नवाब मलिक को अपना पद छोड़ना पड़ा था। 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। रेडी रेगुलर रेट 8550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख, और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का।
और पूर्व सीएम ने ड्रग्स केस में यह भी कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम लिया। फडणवीस ने कहा कि वो इस पूरे मामले के कागजात न सिर्फ सही जांच एजेंसियों को देंगे बल्कि शरद पवार को भी देंगे, जिससे उन्हें पता लगे कि उनकी नाक के नीचे उनके मंत्री कौन से गुल खिला रहे थे। मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। और इस मामले में ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप है। चर्चा करेंगे खासी साथ ही दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद जगदाले मुंबई से, इंद्रजीत भी मुंबई से मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही वेद भूषण सर जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और संजय चड्ढा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वकील हैं। लीगल एंगल इसमें समझेंगे, लेकिन सबसे पहले विनोद मैं आपके पास आ रही हूं। ये इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा आरोप है, सबूतों के साथ सीधा आरोप लगाया है नवाब मलिक पर कि जो 1993 के गुनहगार थे मुंबई बम ब्लास्ट के, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, उनसे जमीन की डील की है नवाब मलिक ने, उनके परिवार ने। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने सीधा ये आरोप लगाया है कि किस प्रकार से स्टेट का एक जिम्मेदार मंत्री, उन्होंने कुछ सालों पहले कि अंडरवर्ल्ड के दो लोगों से ये जमीन खरीदी है, और जमीन जो कहेंगे कौड़ियों के दाम में वहां पर खरीदी है। लगभग 3 एकड़ की ये जमीन है, जिसे महज 25 से 30 लाख रुपए में यहां पर खरीदा गया, और उन व्यक्तियों से खरीदा गया जिनके नाम यहां पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। दोनों 93 ब्लास्ट में शामिल थे, और इससे पहले भी सलीम पटेल, महाराष्ट्र के मरहूम जो गृह मंत्री है आर.आर. पाटिल, उनके साथ उनका जब फोटो आई थी, और जब स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के एक व्यक्ति ने एक प्रोग्राम रखा था, उस प्रोग्राम में आर.आर. पाटिल ने उनके साथ उस आरोपी ने फोटो खिंचवाई थी, तब गृह मंत्री खासी मुश्किल में आए थे। आज जिस प्रकार से जो आरोप लगाया है, उस आरोप से लगता है कि नवाब मलिक अब दूर नहीं भाग सकते, नवाब मलिक को जवाब देना ही होगा। नवाब मलिक ने ट्वीट करके जानकारी दी, एक ही लाइन का ट्वीट किया है, आ रहा हूं मैं 2:30 बजे। नवाब मलिक इस पूरे मामले पर बात करेंगे कि वो कंपनी किसकी है, कंपनी में वो कब तक रहे। देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ एक प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया, बल्कि 5 ऐसी प्रॉपर्टी की बात की है जिस प्रॉपर्टी में अंडरवर्ल्ड का लिंक है। अंडरवर्ल्ड का जो पैसा है वो उस पैसे का लेन देन हुआ है, और सारी प्रॉपर्टीज नवाब मलिक की कंपनी और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने खरीदी है। ये बात नवाब मलिक के बारे में यहाँ पर खुद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। उन्होंने सबूत भी पेश किए, रजिस्ट्री के पेपर पेश किए, जो पेमेंट 15 लाख रुपए का अकाउंट में हुआ, 5 लाख का अकाउंट में पेमेंट हुआ, उसकी भी जानकारी वहां पर दी गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कम कीमत बताई गई क्योंकि रजिस्ट्री के पैसे वहां पर बचाए जाए, और पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो ये नवाब मलिक और उनके कंपनी और उनके लोगों का आज यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर खुला है। देवेंद्र फडणवीस ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि मैं बड़ा धमाका करने वाला हूं दिवाली के बाद। वैसे उन्होंने शुरुआत की, अमूमन देवेंद्र फडणवीस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी में शुरुआत होती है, बाद में वो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने पहले माफी मांगी जो वहां पर रिपोर्टर थे उनकी कि मैं मराठी में नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी में मैं बात करूंगा, और हिंदी में बात करके उन्होंने पूरा ये ब्यौरा उस जमीन के व्यवहार से जुड़ा हुआ, सलीम पटेल हो, सरदार शाह अली खान हो, कैसे इनके संबंध है। सलीम पटेल ड्राइवर रह चुका है, बॉडीगार्ड रह चुका है हसीना आपा का। उसने दक्षिण मुंबई में कई ऐसी प्रॉपर्टी जो दाऊद की प्रॉपर्टी है, उसका पूरा जो पावर ऑफ अटर्नी सलीम पटेल के नाम पे होता था, और ये वसूली हसीना आपा करती थी दाऊद के नाम पर। ये भी देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर बताया है। जी विनोद, बिल्कुल ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। मैं आती हूं आपके पास, और जरा कोर्ट प्रोसीडिंग कैसे चल रही है मैं समझने की कोशिश करती हूँ। इंद्रजीत सिंह, आपसे क्या चल रहा है इंद्रजीत, क्योंकि ये मामला अब बहुत आगे निकल चुका है। जी बिल्कुल, मामला काफी आगे निकल चुका है, और इस वक्त मैं उसी जमीन पर मौजूद हूं जिस जमीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के परिवार की कंपनी ने खरीदा। ये देखिए, ये दोनों तरफ ये जमीन है, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये पूरी तरह से खाली प्लॉट है, तो खाली प्लॉट तो नहीं है, इसमें कुछ टेनेंट्स भी हैं। ये बिल्डिंग बनी हुई है, देखिए कि ये बिल्डिंग बनी हुई है,
और ये आरोप लगाया जा रहा है कि कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी गई, तो किसकी जमीन थी, कौन खरीदा, कितने टेनेंट थे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो बता सके, एक आध शख्स जरूर यहाँ पर हैं, लेकिन वो फिलहाल अभी नहीं दिख रहे हैं कि उनसे पता कर सके कि ये जमीन किसकी है। लेकिन बताया जाता है कि यही जमीन है, लगभग 3.25 एकड़ की जमीन है, जबकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इसमें से कुछ पार्ट ही खरीदा गया है, बाकी पार्ट कुछ टेनेंट्स का था और टेनेंट्स को बनाकर देना था, इसके लिए लिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन नवाब मलिक ने खुद यहाँ पर पत्रकारों को भेजा है कि आप जमीन देख कर आइए कि जमीन की स्थिति क्या है, और बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो इस जमीन पर खुलासा करेंगे कि किस तरह से खरीदा, क्यों अंडरवर्ल्ड से खरीदा, सलीम से उनके रिश्ते क्या हैं या सरदार से उनके रिश्ते क्या हैं। हर सवाल का जवाब नवाब मलिक देंगे। लेकिन कहीं न कहीं काफी गंभीर सवाल आया है, सवाल उठाया पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देवेंद्र फडणवीस पे भी उठेगा कि आप मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, और आपको अगर किसी ऐसे सौदे की जानकारी थी जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, किसी से अंडरवर्ल्ड लिंक की जानकारी थी किसी मंत्री की, तो आपने पहले क्यों नहीं साझा किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सारे सवाल भी उठेंगे। हम कुछ देर में यहाँ पर एक शख्स थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जमीन किसकी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाता हूँ, काफी बड़ा एरिया है, इसमें टेनेंट भी रहते हैं, बिल्डिंग बन चुकी है 2002 से 2003 से, माफ कीजिएगा, 2003 से 2005 का मामला है, तो मामला भी काफी पुराना है। देखना होगा कि उस समय क्या रेट था, और क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ लैंडलॉर्डशिप जो बेचने की बात होती है उसका जो रेट होता है उसका कम होता है। अगर कहीं टेनेंट हैं और सिर्फ आप उसका मालिकाना हक है तो उसका रेट काफी कम होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर सिर्फ टेनेंट थे, सारे के सारे टेनेंट थे और सिर्फ मालिकाना हक था तो उसका रेट कम होता है। अगर खाली प्लॉट होता है तो उसका रेट काफी ज्यादा होता है, करोड़ों में होता है। तो ये सारी बातें नवाब मलिक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जवाब देंगे। देखिए इंद्रजीत, उसी जमीन पर खड़े हुए हैं जिस जमीन को लेकर आरोप लगा है नवाब मलिक पर कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड से सौदा करके सस्ते दामों पर ये जमीन खरीदी है। मैं लौटूंगी, आप दोनों मेरे साथ बने रहें। और साथ ही अब मैं सीधे आपके पास आ रही हूं संजय चड्ढा जी, क्योंकि मैं लीगल एंगल इसमें समझना चाह रही हूं। दरअसल इस तरीके के मामले में टाडा के तहत अगर केस दर्ज है तो सरकार ही जब्त कर सकती है, इसमें इस तरीके से सौदेबाजी नहीं हो सकती संजय चड्ढा। और फिर अगर मामला बनता है तो कैसे देखा जाएगा इसे? देखिए, 2-3 चीजें बहुत अहम है यहाँ पे समझना। पहली चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं किसी कोर्ट ने इस खरीद फरोख्त को रोक तो नहीं रखा था 2000 में, अगर ये किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है या इस तरह से चीजों से जुड़ी हुई है, तो उसमें कोर्ट का कोई ऑर्डर है। अगर इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई उसको है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रॉब्लम इसमें आनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, कहाँ पे उनको रिस्ट्रेन किया गया है कि आप इस जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। ये कानून की बात है। कानून में ये बड़ी क्लियर है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति को बेच सकता है, और हर व्यक्ति को अधिकार है वो अपनी संपत्ति, किसी भी संपत्ति को खरीद सकता है। और चाहे वो टेररिस्ट हो या अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो। संजय चड्ढा जी, टाडा के तहत उस पर केस दर्ज हो, उसके बावजूद भी कोई मंत्री ऐसी सौदेबाजी कर सकता है या उसका रिश्तेदार कोई? बिल्कुल कर सकता है। कानूनी तौर पे अगर किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उस चीज को नहीं रिस्ट्रेन किया गया है, तो अगर रिस्ट्रेन किया गया है, रोका गया है कि आप इस प्रॉपर्टी को कोई भी खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, तो उस पर क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे जैसा आपके संवाददाता बता रहे थे, ये 2002-2003 का है, तो उस वक्त तो सरकार मेरे ख्याल है किसी और की थी, बट वो मेरे से मतलब नहीं। मैं तो कानूनी चीज आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कोर्ट की तरफ से रोक नहीं है तो फिर जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन कीमत क्या रही है उस समय, कितना दाम होना चाहिए था, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो है ही। ये तमाम चीजें, जैसा आपने सही फरमाया कि अगर कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी गई है तो उसमें दूसरा एंगल है, उसमें टैक्स का इवेजन है, उसमें ब्लैक मनी का लेन देन है, वो तमाम चीजें अलग से इन्वेस्टिगेट की जा सकती हैं। लेकिन जमीन को खरीद फरोख्त के लिए अगर सरकार कानूनी तौर पे एवरीबडी इज फ्री, आप फ्री हैं अपनी जमीन को बेचने के लिए, जब तक कि कोर्ट ने आपको रिस्ट्रेन नहीं किया हुआ है। कोर्ट ने ये नहीं कहा हुआ है कि आप ये जमीन किसी भी तरीके से एक आतंकवादी संगठन या किसी उससे लिप्त है,
तो अगर कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया और फिर खरीदी है तब ये गलत चीज है, अन्यथा ये गलत ओके, नहीं। ठीक है, मैं लौटती हूँ वेद भूषण सर आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने शुरुआत में ही बोला कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और अगर इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो पुलिस इस तरह के मामलों को फिर कैसे देखती है, कैसे जांच करती है? केंद्र सरकार बना महाराष्ट्र सरकार हो गया है। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं बहुत ही सीरियस नेचर के एलिगेशंस हैं और ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा तेल की घोटाला, उसमें कमिश्नर अरेस्ट हुए थे, अनिल देशमुख अभी जेल के अंदर, ईडी की जांच जारी है, वाजे जेल के अंदर हैं और अभी परमवीर सिंह है वो भी भागे हुए हैं। तो बॉम्बे का या कहे महाराष्ट्र की राजनीति का कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के साथ में बिल्कुल खुलेआम एक नंगा रूप सामने आ रहा है कि किस तरह से इन लोगों के दाऊद के या उनके गुर्गों के साथ कनेक्शन थे, किस तरह से बेशकीमती प्रॉपर्टियां अंडर वैल्यूड करके खरीदी जाती हैं। जैसे संजय जी बता रहे थे उस पर स्टे नहीं है, पर यह बहुत सीरियस एलिगेशन है जहां बहुत बड़ी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी, बहुत महंगी प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू करके खरीदी जाती थी। उसकी पेमेंट कैसे हुई, किन लोगों के साथ इसके कनेक्शन थे, कैसे रजिस्ट्रियां हुई, ये तमाम जो चीजें जब इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल कर आएंगी तो पूरी दुनिया को पता लगेगा कि कहाँ इसके कनेक्शन कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। तमाम फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो दाग आज की डेट में लगा हुआ है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है और मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा। कम से कम मीडिया इन चीजों को आज जनता के सामने, पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में ये तमाम बातें आ रही हैं जो राष्ट्र की जो सुरक्षा है उससे किस तरह से खिलवाड़ किया गया। अंडरवर्ल्ड की जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना ऑफेंस नहीं है, परंतु यदि उस पर स्टे नहीं किया गया है, परंतु क्या जरूरी था कि इस तरह की चीजों में नवाब मलिक एक बहुत बड़े स्टेचर के मंत्री हैं और पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, परंतु उनके जो दामन पर पहले भी दाग लगे थे, आज जो छीछा लेदर हो रही है, जिस तरह से राजनीति में उनकी टांगें घसीटी जा रही है या वो दूसरे पक्ष की खरीदे, वो एक शोभा नहीं देती इस पद पर बैठे आसीन लोग इस तरह की खेस्तान के अंदर। ठीक है वेद सर, मैं आ रही हूँ, एक बार मुझे उसी लोकेशन पे जाना होगा जिस जमीन को लेकर आरोप लगे हैं और इंद्रजीत वहां पर मौजूद है। इंद्रजीत, जी बिल्कुल, हमारे साथ नवाब मलिक के बेटे हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि इस जमीन की क्या सच्चाई है, किससे खरीदा गया था, कब खरीदा गया था, कितने में खरीदा गया? ये जमीन हमने 2005 में लैंडलॉर्डशिप खरीदी है। उसके पहले 1996 में मेरे चाचा जी इधर पे टेनेंट थे। उसके बाद मैंने सॉलिडर इन्वेस्टमेंट कंपनी से ये टेनेंटशिप ली है जो शेड है लंबा वाला। उसके बाद मैंने सलीम पटेल जी जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उनसे लैंडलॉर्डशिप खरीदी है। इसके अंदर मोर देन 400 टेनेंट्स हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कॉमन पब्लिक नहीं समझ पाती है, जो ओपन प्लाट का रेट क्या होता है, लैंडलॉर्डशिप का रेट क्या होता है? अभी ये तो रेडी रेकनर आज का ऐसा है कि मोदी जी ने जिस दिन से नोटबंदी की है उस दिन से हमने लैंड का बिजनेस भी छोड़ दिया है, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है नहीं, जो भी है लैंड ही है। तो लैंड का बिजनेस छोड़ने के बाद में अभी आप पूछोगे कि आज की कीमत क्या है तो मैं नहीं बता। का पैसे कम होता है जो मेरी जानकारी है। लैंडलॉर्डशिप की ये प्रॉपर्टी है और इसके अंदर भाड़ा पावती जो होता है ना, जो इंदिरा गांधी जी ने कौन पता नहीं मुझे वो एक्ट, वो हिसाब की ये पूरी प्रॉपर्टी डल। इसमें कितने टेनेंट थे तभी? इसमें 400 टेनेंट्स है आज भी। 400 टेनेंट? 400 टेनेंट। तो सबको बना के घर दिया आप लोगों ने? घर बनता ही नहीं है, गार्डन जोन है। गार्डन जोन है, हाँ। अंडरवर्ल्ड से सीधा कनेक्शन बताया है। क्या यहाँ से लेके वहाँ तक मैं तो देवेंद्र जी को बोलूंगा और अभी की महाराष्ट्र की सरकार को बोलता हूँ लेकिन कि ये पूरा लैंड को जो ग्रीन जोन है इसको डेवलपमेंट जोन में डाल दिया जाए, ताकि कुर्ला की जनता को कुछ कोई ना कोई तरीके से कुछ सुविधा मिल जाए। आखिरी सवाल, ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने अंडरवर्ल्ड से खरीदा है, जो बम ब्लास्ट के आरोप। ये जगह सलीम पटेल जी से खरीदी है। सलीम पटेल जी का मैं टेनेंट था, उनसे मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है। अब हसीना सलीम पार्कर पटेल से जी का संबंध कोई है अंडरवर्ल्ड सलीम से के। कनेक्शन नहीं है। जब मैंने इनसे जगह खरीदी थी तभी तक तो कोई कनेक्शन नहीं था। तो देखिए, इनका कहना है कि हमने सलीम पटेल से जमीन खरीदी है और इसमें 400 टेनेंट हैं, यानी कि 400 लोगों का हक है। इसके अलावा लैंडलॉर्ड सलीम पटेल है, लैंडलॉर्ड सलीम पटेल है, इसलिए उनको कम पैसे दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ जो लैंडलॉर्डशिप होती है, क्योंकि टेनेंट को भी देना होता है, लैंडलॉर्ड को भी देना होता है, इसलिए जो लैंडलॉर्डशिप होती है वो थोड़ी सस्ती होती है। हालांकि आज की तारीख में देखेंगे तो उसका भी रेट काफी ज्यादा है, लेकिन लैंडलॉर्डशिप का जो पैसा होता है वो कम होता है। जैसे ओपन मार्केट में जो जमीनें बिकती है उससे काफी सस्ती बिकती हैं, क्योंकि टेनेंट को भी पूरा
पूरा पूरा बना के विनोद, देना पड़ता है। मैं आ रही हूँ तो कोई भी विनोद, बिल्डर या आपने कोई भी सुना, कंपनी खरीदती है अब सलीम के तो रिश्ते उतने पैसे तो नहीं दे अंडरवर्ल्ड सकती से वो। बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और इसीलिए उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया है कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है नवाब मलिक का, उनके परिवार का, और उन्हीं से जमीन खरीदी है सलीम पटेल से। देखिए, जैसे नवाब मलिक के बेटे अभी बात कर रहे थे कि सलीम पटेल यहाँ पर टेनेंट था, उनसे हमने खरीदा है, लेकिन आरोप तो लगे हैं इसके बारे में खुद नवाब मलिक बेहतर बता पाएंगे 2:30 बजे कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। लेकिन जहां तक न्यूज 24 को जो जानकारी मिली है इसके बारे में नवाब मलिक ही बता पाएंगे कि ये वही जमीन है जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने ग्रीन जोन लाया और इसका डेवलपमेंट अभी भी रुका हुआ है, क्योंकि बीते दिनों नवाब मलिक ने ऐसी जमीन का एक वाकया बताया था कि ये जमीन वो उनके दामाद और उनके परिवार डेवलप करना चाहता था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को इस बात की खबर लगी और देवेंद्र फडणवीस ने इस जमीन पर ग्रीन जोन डाल दिया। कुछ ही देर पहले खुद ये नवाब मलिक के बेटे कह रहे हैं कि ये ग्रीन जोन में ये डेवलप अब नहीं होगा, तो इसी जमीन को लेकर ये बात अभी उठी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उस समय देवेंद्र फडणवीस को अगर पता था कि ये जमीन नवाब मलिक और उनका परिवार डेवलप कर रहा है, उसमें ग्रीन जोन उन्होंने लगा दिया, तब देवेंद्र फडणवीस ने क्यों ये सवाल नहीं उठाया कि वो उनके हाथ में सत्ता थी, राज्य का गृह मंत्री पद था, खुद मुख्यमंत्री थे, तभी उन्हें वहां पर आवाज उठानी चाहिए थी और इस मामले की पूरी इंक्वायरी करनी थी, क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह उनकी सरकारें थी। तब बेहतर शायद इस मामले में खुलासे हो सकते थे। क्या अंडरवर्ल्ड के रिश्ते है क्या इस डील में, और नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है क्या? विनोद, ये सवाल तो फिर एक नवाब मलिक से भी पूछा जाना चाहिए कि उनको पहले जानकारी थी तो फिर उन्होंने खुलासे क्यों नहीं किए, इसी पल का क्यों इंतजार वो कर रहे थे? तो ये तो लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी फिर इस तरीके से। देखिए, लंबी लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी कि नवाब मलिक को भी जवाब देना होगा। नवाब मलिक ने खुद ये कहा है कि आ रहा हूं मैं, यानी नवाब मलिक के पास भी पूरी पुख्ता जानकारी थी। नवाब मलिक भी जानते थे कि इसी जमीन की डील को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने बम फोड़ने की भाषा की थी, पीसी भी ली थी और पूरी तैयारी नवाब मलिक ने रखी है कि किस प्रकार से वो अब क्या अपने बचाव में क्या कहते हैं और सरकार ने उनकी जमीन के साथ किस प्रकार से बर्ताव किया है, उसके बारे में वो जानकारी जरूर देंगे। लेकिन हाँ, नवाब मलिक के ट्वीट से लगता है कि उनके पास भी कह सकते कि देवेंद्र फडणवीस पे हमला करने के लिए काफी चीजें भी उनके पास मौजूद जरूर है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं काफी, जिस तरीके से एक लाइन में उन्होंने लिखा है कि मैं आ रहा हूं 2:30 बजे, हम इंतजार भी कर रहे हैं। विनोद में लौट रही। संजय जी, आपने वेदभूषण जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये कोई अब छोटा मामला नहीं रहा है। आप कह रहे हैं चलिए कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है तो आप कर सकते हैं सौदेबाजी, लेकिन उस समय के हालात क्या थे, आप किससे जमीन खरीद रहे हैं, क्या रेट था, कैसे खरीदी गई, कैसे पेमेंट हुई, ये तो सब जांच का विषय है ना। विपनेश, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल ठीक, 100% इस बात से मैं राजी हूं। लेकिन किसी भी तौर पे गैर कानूनी खरीदारी नहीं है, नंबर 1। लेकिन इस चीज का इन्वेस्टिगेशन होना कि कहीं नवाब मलिक ने अगर ये चीज ये खरीदी है, सस्ते दामों में खरीदी है, अंडरवर्ल्ड से ली है, किसी प्रेशर का इस्तेमाल किया, ये तमाम चीजें अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। अभी इनकी कोई हमारे पास सबूत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, कोर्ट कैसे कंसीडर करता है, एक जमीन आप आम इंसान से खरीद रहे हैं, किसी बिजनेसमैन से खरीद रहे हैं, और एक राजनीतिक घराना अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीद रहा है जिसके कनेक्शन है, ये इसको कैसे कंसीडर करता है कोर्ट? देखिए, कोर्ट क्या है, कोर्ट और लॉ प्रूडेंस के आधार पे चलता है विपनेश। प्रूडेंस यही कहती है कि यस, संदेह के घेरे में व्यक्ति जरूर आएगा अगर उसने सस्ती जमीन खरीदी है, संदेह के घेरे में व्यक्ति जरूर आएगा अगर उसने किसी आतंकवादी कनेक्टेड पर्सन से कुछ खरीदा है, कम पैसे में खरीदा है। जैसा कि अभी आपके इंद्रजीत जी बता रहे थे, 400 से ज्यादा वहां टेनेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विशाल जगह होगी वो और उसकी वैल्यू कितनी है। वहीं पे दूसरी ओर से ये भी बताया गया, देवेंद्र फडणवीस को भी बताना पड़ेगा, जब उनके रहते पूरे कार्यकाल में गृह मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने इस जमीन को ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया, तो क्या आवश्यकता थी उस वक्त, तब क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया? देखिए, एक बड़ा कानून का बहुत पुराना सिद्धांत है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जितना केस पुराना होगा उतनी उसका इन्वेस्टिगेशन करने में मुश्किल आएगी। तो ये तमाम तथ्य हैं
जो कि सामने हमारे आएंगे तब हम उस पर और विस्तृत रूप से बात कर पाएंगे मेरे ख्याल में। बिल्कुल संजय जी, आप सही कह रहे हैं। वेद सर, आखिरी रिएक्शन आपका। देखिए, अधिकारियों को एक्सपोज करते करते नेता खुद एक्सपोज हो रहे हैं, ये बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है। विपिनेश जी, जो राजनीति है या पुलिस है या जो डिपार्टमेंट जो फंक्शन करते हैं, उनमें टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका मैंने अभी तेल की घोटाले का नाम लिया, जिसमें शरद पवार का नाम भी आया था। अब ये तमाम जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन जो बाढ़ आ गई है, क्यों आए हैं? जब तक समीर खान जेल के अंदर रहे तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही बेल पर वो बाहर आए, आर्यन खान के कंधे पर नवाब मलिक ने तमाम तरह की बॉम्बार्डमेंट की, और वो बॉम्बार्डमेंट आज भी जारी है। दीपावली निकल गई है परंतु वो अभी भी क्रम जारी है। अभी 2:30 बजे आपने बताया कि वो भी अपनी तरफ से कोई इसका काउंटर ब्लास्ट करेंगे। ये एलिगेशन और काउंटर ब्लास्ट की जो नीति है, ये इन्वेस्टिगेशन को नुकसान पहुंचाती है और लोगों का विश्वास ना केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर से डगमगा जाता है, राजनेताओं तो से डगमगाता और ये बहुत रहा बुरी है। स्थिति है सर, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। वेद सर, मैं अच्छे से समझ रही हूँ और हर बार ऐसा ही होता है, जो कि बहुत दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इतना ही वक्त है, 2:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं चाहे नवाब मलिक कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगा है नवाब मलिक पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कश्मीरियत के कातिल कौन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।